नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। लोकसभा में जैसे ही वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया गया, वैसे ही पूरा विपक्ष एक सुर में सरकार पर हमलावर हो गया। वक्फ बोर्ड की निरंकुशता और मनमानी के समाधान के लिए लाए गए इस कानून के विरोध में विपक्ष एकजुट होकर हंगामा करता नजर आया। एसपी ने इसे संविधान के खिलाफ कहा तो कांग्रेस ने इसे मजहबी बंटवारा करार दे दिया। वहीं मायावती ने भी इसे धर्म और आस्था में गैर जरूरी दखलंदाजी कहा है। सरकार ने साफ किया कि बिल के प्रावधानों में किसी का हक नहीं छीना गया, मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिया गया है और निरंकुशता पर लगाम लगाई गई है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष के हंगामे से सवाल यह कि वक्फ से विपक्ष की मोहब्बत का सिर्फ वोट की सियासत है क्या? राहुल, मायावती, अखिलेश आखिर क्यों कानून पर क्लेश कर रहे हैं और नए वक्फ कानून पर क्यों गरमाई है सियासत? इसी पर होगी महाबहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया। वक्फ से विपक्ष की मोहब्बत, वोट की सियासत। भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। राहुल, मायावती, अखिलेश, कानून पर क्यों क्लेश? आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। नए वक्फ कानून पर क्यों गरमाई सियासत? आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। लोकसभा में वक्फ बिल पेश, जेपीसी में भेजा गया। चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। खत्म होगी मनमानी, इसीलिए वक्फ पर रार ठानी। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ एसएन सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस मेहताब उस्मानी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, और महंत राजू दास जी हैं, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं चर्चा की। सबसे पहले सवाल एसएन सिंह जी आपसे। आज अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया इस वक्फ संशोधन बिल को लेके कि बीजेपी की क्या रियल एस्टेट की तरह बर्ताव करना चाह रही है, क्या प्रॉपर्टी डीलर बन गई है। उन्होंने तो यह भी कहा आप अपना नाम बदल लीजिए, आपकी नजर है वक्फ की प्रॉपर्टी पर, मनमाने तरीके से उसको कब्जाना चाहती है सरकार। नहीं, देखिए, अखिलेश यादव जी अगर अपने विचार बदल लिए हैं तो भारत के लोग अपने विचार थोड़े ना बदल लेंगे। आप बताइए, एक कानून बनता है जिसमें कहा जाता है, आप कह दीजिए कि ये मेरा है, बस ये कहने से वो आपका हो जाएगा। बस आप मन में ऐसा ख्याल रख लीजिए कि ये हमारा है, ये कहने से हो जाएगा। और जांच कहाँ पे होगी? मेरे वाले के पास होगी। होगा कौन कौन उसमें? ये जो चोर है वही जज भी बन जाएगा, वो कहेगा कि ऐसा होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, हो जाएगा। मुझे लगता है कि बड़ा सुंदर कानून आया, कानून में संशोधन हुआ। एक कानून बना था, उस कानून में 95 में तुष्टीकरण के नाते बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां असीमित पावर दे देती हैं। लिमिट ऑफ पावर इसी को कहते हैं ना, कानून से, संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं होता। लेकिन आप उसको पावर, जो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात है, उसमें ये दलील सामने आ रही है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील है कि ये तो स्टेट के हाथ में होता है। 10 सेकंड में मैं एक एक चीजों को क्लियर कर। हाँ आस्था जी, 10 सेकंड में मैं एक एक चीजों को क्लियर कर। आस्था जी देखिए, तो वक्त, आस्था जी देखिए, वक्त कानून पहले से बना हुआ है, उसमें एक अच्छा संशोधन होना है। संशोधन इस नाते होना है कि एक समानता का अधिकार का कानून भारत में है, सबके लिए समानता की बात। उसमें महिलाओं का भी हक मिलना चाहिए और जो पिछड़े मुसलमान हैं जिनको हक नहीं मिल रहा था उनको भी हक मिलना चाहिए। तीसरी बात कि असीमित पावर आपके पास नहीं होना चाहिए कि आपके चाहने से कुछ हो जाए। इस तरह से तो वो अकबर चाहते थे, बाबर चाहते थे, जो चाहते थे हो जाता था। संविधान में तो ऐसी व्यवस्था नहीं कि आपके चाहने से हो जाएगा। और हुआ क्या आस्था जी, ये शुरुआत कैसे होती है? तमिलनाडु का कुछ गांव जो 1600 साल पुराना है, जहाँ का मंदिर पुराना है, वहां कोई चाह दिया ये मेरा हो जाए, इसलिए मेरा हो गया। इसी तरह से सूरत का नगर निगम वो चाह दिए कि ये मेरा है, इसलिए लड़ाई हो गई। आगरा में भी ऐसे कर दिए। ठीक है सिंह जी, ऐसे तमाम उदाहरण है, 2 उदाहरण आपने दिए। मैं इसी को आधार बनाकर सवाल आगे लिए चलती हूँ। सभी पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, अब मोहसिन रजा साहब जो कि यूपी सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनका कमेंट आया है, क्योंकि वो इसी धर्म से भी ताल्लुक रखते हैं,
और अल्पसंख्यक मामलों से जुड़े हुए भी हैं, उनका यह कहना है कि कांग्रेस इस देश को वक्फिस्तान बनाना चाहती है और ये पुराना वक्फ बोर्ड या जो इसका ये स्ट्रक्चर और बिल है, ये कांग्रेस का पाप है। वरना 4 लाख एकड़ जमीन अचानक से 9 लाख एकड़ के पार पहुंच जाए, इसका कोई रास्ता है क्या? ना कोई वेरिफिकेशन, ना कोई कागज, बस डिक्लेयर कर दिया ये वक्फ की जमीन है। क्या इतना काफी होना चाहिए? देखिए, एक चीज मान के चलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है, ये डिफेंस की जमीन पे भी इनकी नजर रहती है, रेलवे की जमीन पे भी नजर रहती है, नजूल की जमीन पे भी नजर रहती है, अब वक्फ बोर्ड की जमीन पे भी इनकी नजर है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जमीन पार्टी रख देना चाहिए। ये जमीनों को कब्जा करना चाहती है। ये सोचती हूँ जमीनों को हम ले लें, जिसमें जो हमारे समाज के गरीब लोग हैं या जो परेशान लोग हैं, जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, जहाँ पे अच्छी एजुकेशन दी जाती है, जो जमीन लोगों के पास है, जो सोशल वर्क के लिए यूज हो रही है, वो उसको उठा के किसी धन्ना सेठ को देने के चक्कर में रहते हैं। आप बताइए, मेरा सीधा सा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा रोड मैप बनाया हुआ है नजूल जमीन के लिए? कौन सा रोड मैप बनाया हुआ रेलवे जमीन के लिए? क्या इसके पहले इन्होंने नहीं किया? कितने एयरपोर्ट इन्होंने दे दिए? सरकारी एयरपोर्ट इन्होंने प्राइवेट को दिए कि नहीं दिए, बता दीजिए। लखनऊ का एयरपोर्ट सीधा एग्जाम्पल है, पूरा का पूरा एयरपोर्ट उठा के आपने प्राइवेट को दे दिया। कितनी पीएसयू उन्होंने प्राइवेट को दे दी है? रेलवे की कितनी जमीन है जिसपे प्राइवेट? एक सेकंड अनुराग जी, तो ये मैं आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर वक्फ की जमीन की बात हो रही है, वक्फ की जमीन की बात हो रही है, और उदाहरण यहाँ पे यह आया है कि तमिलनाडु में एक मंदिर अगर 1516 साल पुराना है, 1500-1600 साल पुराना है, तो क्या कोई उसको वक्फ बोर्ड की जमीन बनाकर क्लेम कर सकता है? इस्लामी 1400 साल पुराना है। मेरी बात सुनिए, इस देश के अंदर में संविधान है, न्यायपालिका है। ये लोग जो राजनीति करते हैं ऐसे लाचार बेचार बन जाते हैं, जैसे लगता है देश में संविधान भी नहीं है, न्यायपालिका भी नहीं है, कोई जगह कब्जा कर लेगा। भाई देश में संविधान न्यायपालिका है कि नहीं है? कमाल की बात करते हैं। कुछ भी मतलब इतना बेचारापन सत्ता में हो। ठीक है, एहसन सिंह जी जवाब दे रहे हैं। बेचारापन क्यों दिखाते हो? आस्था जी 10 सेकंड देखिए, मैं भदौरिया जी से बड़ा छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। अनुराग जी इस सवाल फिर मैं बाकी पैनल का रुख करूंगा। पुलिस सिस्टम आपके पास है, प्रशासन आपके पास है। विनम्रता से हाथ जोड़ के एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, हम उसको वक्त नहीं मानते हैं, वैसे भी समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी हो गई, लेकिन मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, क्या बताइए सवाल सुन लीजिए। हाँ, कोई बात आ रही है आपसे, आप एक अनुराग जी एक सेकंड, एक सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, बोलिए। अनुराग जी बस छोटा सा चीज बता दीजिए। अनुराग जी एक चीज बता दीजिए, मान लीजिए उसको हम वक्त नहीं मानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान के हिंदू थे वो भारत में आए, वहां की जमीन वहां की सरकार की हो गई, लेकिन जो भारत के मुसलमान पाकिस्तान में गए वहां की जमीन वक्त की हो गई। चलिए एक बात सही। दूसरी बात, वक्त मतलब होता क्या? अरबी भाषा का एक शब्द है जिसमें कहा जाता है अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के लिए। तो अल्लाह के वास्ते और अल्लाह के लिए जो अल्लाह वाला होगा वो देगा ना। जो तमिलनाडु का गांव है वो अल्लाह के वास्ते नहीं, अल्लाह के लिए नहीं है। जो राम के वास्ते और राम वाला है वो कैसे हड़प लिया जा रहा है? तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, ऐसे कैसे कानून बन सकता है? आदरणीय भदौरिया जी की हमने जो कह दिया वही सही। कानून तो ये होगा ना कि आप स्पष्टीकरण दीजिए कि भैया वो रजिस्ट्री आपको आई, बैनामा कराए, कोई संपत्ति दान में आई। नहीं, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हमको असमित पावर है। यही तो बदलने का कार्य किया गया है कि आपके कह देने से संविधान नहीं चलता है, आपके कह देने से। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, आपसे बात में नहीं, तथ्यों पर बात करिए, आरोप प्रत्यारोप की तरह नहीं, फैक्ट्स पर बात करिए, फैक्ट्स पर बात करिए। इससे पहले भी संशोधन के लिए आ चुका है, इससे पहले भी संशोधन के लिए बात उठ चुकी है इस देश में कई दशक पहले। ये कोई नई बात नहीं हो रही है। आप दोनों को रोकना चाहूंगी। संदीप त्रिपाठी जी, माना कि वक्फ बोर्ड का मामला है। एक सेकेंड अनुराग जी, एहसन सिंह जी मेरी बात सुनिए, शांत होइए आप लोग। संदीप त्रिपाठी जी, माना कि वक्फ बोर्ड का मामला है, लेकिन वक्फ बोर्ड कोई ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी तो नहीं है ना कि जो भारत के संविधान से ऊपर हो या भारत के नियम कानून से बाहर हो। उसके पास क्या प्रॉपर्टी है, वो कहां से आई है, कहां पेपर्स हैं, कहां नहीं है, किसने दान की, उसने आगे किसको दिया, उस पर क्या बनाया, ये जवाबदही अगर कोई मांगेगा तो देना पड़ेगा ना। आस्था जी एक सेकंड अनुराग जी, संदीप त्रिपाठी जी को जवाब देने दीजिए। अरे नमस्कार आस्था जी, अरे अनुराग जी प्लीज, आस्था जी एहसन सिंह जी को मैं रसगुल्ला खिलाना चाहता हूँ। अरे अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी अपनी सहयोगी पार्टी की बात तो कम से कम आने दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस शांत हो जाइए ना, कांग्रेस बोल रही है, बोलिए। अरे महंत जी से आशीर्वाद आराम से ले लीजिएगा जब उनकी बारी आएगी, ठीक है? ये कोई मिलन समाज
समारोह नहीं है, डिबेट है। शांत होइए आप, शांत होइए, मिलन समारोह नहीं है, ये डिबेट है। बोलिए संदीप जी, बोलिए संदीप जी। हमने आपको नमस्कार क्या कर रहे हैं अनुराग जी, मैं आपकी ऑडियो डाउन करवा दूंगी। इसको क्या आपने मिलन कार्यक्रम समझ रखा है, जहां पैर छू रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हो गया नमस्कार एक बार। आप क्या उनको गुलदस्ता देने आप विंडो में जाएंगे राजू दास जी को? डिबेट को इधर मत ले जाइए, आप डिबेट को इधर मत ले जाइए, वक्त पे बात होने दीजिए, बात होने दीजिए वक्त पे। लिमिटेशन से ऊपर है अनुराग जी, अपने को लिमिटेशन से भी शांत हो जाइए एसएन सिंह जी, शांत होइए, बोलने दीजिए संदीप जी को। आस्था जी, हमको एसएन सिंह जी को रसगुल्ला खिलाना है, लेकिन शर्त यह है कि उसमें गुलाब की जो है गोली मिली हुई है, गुलाब की गोली मिली हुई है। एसएन सिंह जी से पूछ लीजिए क्या वो रसगुल्ला खाएंगे। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा काम जब करती है तो उसमें आधा सच और आधा झूठ मिलाकर ऐसा प्रस्तुत करती है कि जैसे लगता है कि सब कुछ एकदम उजाले की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन अंधेरा ज्यादा फैलता है। आप बताइए 370 कहते हैं हटाने का नाम लेते हैं, छोड़ दीजिए, वक्त पे आइए। लेकिन एक सेकंड संदीप जी, उसे छोड़ दीजिए, उस पर बहुत बहस हो गई, उसका जो होना था हो गया, उसे छोड़ दीजिए, वक्त पर आइए, वक्त पर आइए। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, संशोधन होगा तो क्या दिक्कत है, बताइए मुझे। कागज मांगे गए, कहां से प्रॉपर्टी आई, क्या दिक्कत है, उस पर बोलिए। ये मिठाई की दुकान से बाहर आई। आस्था जी, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, मुझे ये जानना है कि वक्फ पे पूछा है, वक्त पर बोलिए। हाँ, वक्त पर बोलिए। कर रहा हूँ। हाँ। आस्था जी प्लीज, अगर आप की अनुमति हो, जैसे आपने जलेबियां मत बनाइए बातों की, जलेबियां नहीं, वक्त पर बोलिए। नहीं बनाऊंगा, सीधी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हो जाए ये सही है क्या? आप जो चाहते हैं वही सही मान लिया जाए। वैसे भी सिविल में अगर दो लोग जाते हैं कोर्ट में तो सिविल में क्या कहा जाता है, आप अपना कागज दिखाइए, आप अपना कागज दिखाइए। लेकिन कांग्रेस कहती है नहीं, वो अपना कागज नहीं दिखाएंगे, आप अपना कागज दिखाइए। बस वो तो मनसा कर लिए हो, तो मन में सोच लिए उनकी हो गई भैया, आपने सोचने से हो गई तो वक्त को क्यों? एक सेकंड, एसएन सिंह जी बोलने दीजिए। एसएन सिंह जी वो आपको रसगुल्ला खिला रहे थे, जुलाब मिलाई पर बात पूरी होने दीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा। बोलिए संदीप जी। वक्त शब्द हटा दीजिए, 10 सेकंड। आस्था जी मैं कह रहा हूं वक्त शब्द हटा दीजिए। कांग्रेस ने एक कानून बनाया अपने लिए, उसने ये कहा कि मैं जो सोच लूं सारी संपत्ति हमारी। कागज नहीं दिखाना है, और इसकी जांच कहाँ होगी, हम करेंगे। इसका जज कौन होगा, हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों में संशोधन किया गया, चाहे उसको आप कह लीजिए। ठीक है, शांत हो जाइए एसएन सिंह जी, ठीक है, बात हो गई। संदीप जी बोलिए संदीप जी। इनके तीन कंसल्ट है कि ये विधेयक क्यों लेके आए हैं। पहला ये है कि जो है वक्त के पास मुकदमों की संख्या ज्यादा है, इसलिए हम विधेयक लेके आए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 5 करोड़ ट्रायल केस में मुकदमे हैं साहब, उसके लिए आप कोई विधेयक क्यों नहीं लाते? दूसरा, आप महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाओं का उत्थान करना चाहते हैं साहब। इस देश में लगभग 20 लाख महिलाएं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके पति ने बिना अरे आपसे पूछा जा रहा है कि आप पैरोकारी क्यों कर रहे हैं? आप अपनी चीजों को बता नहीं रहे कि आप क्यों चाह रहे हैं कि संशोधन ना। आप बताइए, ऐसे थोड़े ना होगा कि आप कहीं पे भी समय खर्च कर देंगे। यहाँ पे हम लोग डिबेट के लिए बैठे, आप बताइए होना चाहिए। आपके कह देने से संपत्ति आपकी हो जाएगी, ऐसा कानून देश में क्यों चाहिए? शांत हो जाइए। सुनवाई भी आपके घर में होगा, सारे सदस्य भी आपके होंगे, उसमें जो पासमानदा एसएन सिंह जी शांत हुई। संदीप जी 10 सेकंड अपनी बात खत्म कीजिए, टू द पॉइंट बात खत्म कीजिए। हाँ संदीप जी, 44 संशोधन क्यों ना मंजूर है? महिलाओं की बात हो रही है, उनके रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, और अगर कागज नहीं होगा तो मामला तो उलझेगा ही ना, मुकदमे तो बढ़ेंगे ही। जब नहीं पता कि कहां से आया, किसको दिया गया, किस नियम कानून के तहत दिया गया, तो मुकदमे तो बढ़ेंगे ही। 10 सेकंड इनका हो गया, इनके चार एसएन सिंह जी, जहां चाह वहीं रहा। नहीं चुप होइए आप, बोलिए संदीप जी। आस्था जी मैं ये कह रहा हूं, देखिए इंसानियत की नजर से देखिए, वो हरा समाज के बारे में सोचिए, वो हरा समाज के बारे में सोचिए, महिलाओं के बारे में सोचिए, बच्चों के बारे में सोचिए। आप अपने लिए बना लिए होते भैया। आपके एक मिनट, ये आपस में उलझने का मंच नहीं है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? एक्टिंग बंद कीजिए। संदीप जी, मैंने आपको 3 बार अलग अलग समय दिया है, मैंने आपको पैनलिस्ट को रोककर। आप एक्टिंग में जाया कर रहे हैं, सब नहीं चलेगा। रुकिए, अब आप बाकी के 2 पैनलिस्ट भी मेरे बीच में, मेहताब उस्मानी जी भी हैं और महंत राजू दास जी भी हैं। महंत राजू दास जी, 44 संशोधनों का विरोध हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये देश में हिंदू मुस्लिम राग छेड़ने के लिए बीजेपी का षड्यंत्र है। तुष्टीकरण।
पहले तो सभी को राम राम, जय श्री राम, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत शांत हो जाइए संदीप जी, अपने समय पर बोले नहीं आप, जाने कौन सी रसगुल्ला जलेबी बना रहे थे। राजू दास जी बोलिए, मैं ऑडियो डाउन कराऊंगी वरना। शांत हो जाइए संदीप जी। मैं निवेदन फालतू बात मत कीजिए और बेकार के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। मोहल्ला नहीं है, यहाँ कुछ भी बोलेंगे बैठकर। सुन तो लो देवता, सुन तो लो नारायण, सुन लो। विषय यह है कि पहली बात तो वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर देना चाहिए था। जब देश स्वतंत्र हुआ तो राजा राजबारे सब आपने खत्म कर दिया, सबकी संपत्ति जिसकी ज्यादा थी गवर्नमेंट ले लिया। लेकिन जिस प्रकार से आपने वक्फ बोर्ड बनाकर जो कार्य किया, उसमें किसी भी प्रकार से दबे कुचले शोषित वंचित महिला दलित मुस्लिम भाई किसी को आपने जगह नहीं दिया। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम वक्फ बोर्ड के बैनर तले चाहे उस जमीन पर नहीं होता है। नंबर 2, मैं पूछना चाहता हूं कि आप असीमित अधिकार क्यों दे दिया? जैसे वक्फ बोर्ड ने कहा कि राजू दास का घर ये हमारा है, तो हम न्यायालय भी नहीं जा सकते, हम वक्फ बोर्ड के ही पास जाएंगे कि सरकार ये जमीन आपकी कैसे हुई? अब वो इन के प्रकार गोल गोल जिलेबी जैसे घुमाई। राजू दास जी बस यहीं पर आपको रोक रही हूं और ऐड कर रही हूं। आपसे थोड़ी देर पहले जो आपको नमस्ते कह रहे थे अनुराग भदौरिया जी, वो ये कह रहे थे कि देश में न्यायालय खुले हैं, वहां क्यों नहीं जाके गुहार लगा सकते, क्या जरूरत पड़ी है संशोधन की? और आप कह रहे हैं कि वक्फ के मामले में अगर फैसला लेना है तो जाना भी वक्फ के पास है। केरल के मामले आपके पास हैं, आपके पास आगरा के मामले हैं, आपके पास गुजरात के मामले हैं। मैं कहता हूं जानकारी कर ले, पूछ ले। आपको वक्फ बोर्ड के अंतर्गत ही जाना पड़ेगा, आप न्यायालय नहीं जा सकते। अच्छा, आप न्यायालय नहीं जा सकते, आप उन्हीं के पास जाएंगे, उन्हीं के यहाँ सुनवाई होगा, जो वो आदेश देंगे वो मानना पड़ेगा। इसके नाते जब एक देश एक संविधान एक कानून, तब इतना असीमित अधिकार क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ। यहाँ तो डेमोक्रेसी है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, यहाँ तो संविधान की राज है, तब इतना संवैधानिक पावर वक्फ बोर्ड को देना क्यों? ये मेरा सवाल है। मेहताब उस्मानी जी बताइए, वक्फ बोर्ड क्या गणतंत्र के अंदर अलग से गणतंत्र है? क्यों नहीं दिखाएगा कागज? मैडम एक बात बताइए, किसी भी कानून में संशोधन करने के लिए कोई तो कारण होता है ना। जैसे आपने 3 तलाक का कानून बनाया, 3 तलाक में 3 महिलाओं को आपने जोड़ धड़ा धमका के एक कोर्ट में मुकदमा डलाया और 3 तलाक का कानून बनाया। सिर्फ 3 महिला थी, उसमें मुस्लिम पक्ष महिलाओं से नहीं पूछा आपने, आपने कानून बना दिया। वक्फ बोर्ड की संपत्ति मुस्लिम समुदाय से पूछा जाए कि भाई ये कारण है, इस कारण से हम संशोधन करना चाहते हैं, कोई मतलब नहीं है। आप सीधे साधे साधु आदमियों को, जिनको भगवान और भक्ति से के अलावा कोई काम नहीं है, उनसे आप ये पूछ रहे हैं वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड में क्या अमेंडमेंट हो सकता है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति क्या? अरे साधुओं को क्या मतलब है? इनको क्यों राजनीति में घसीटते हो? इनका काम तो भक्ति और विंडो में रखिए सबको। आप इनको भी घसीट देते हो राजनीति में। इनको क्या पता बेचारों को? अरे उनसे पूछो ना जो वक्फ बोर्ड चला रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड के मालिक हैं, जो वक्फ बोर्ड की देखभाल संपत्तियों की देखभाल करते हैं, आप साधुओं से पूछ रहे हो? अरे ये तो बताएंगे अपनी हिसाब से। इन बेचारों को क्यों घसीटते हो राजनीति में? हम तो पूछ रहे हैं, हम बताते हैं आपको। राजू दास जी देखिए, आपका वो कह रहे हैं कि उनका मामला, आपका क्या काम? आप क्यों बोल रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना, मैं घटना बता रहा हूँ, मैं घटना बता दूं। इन्होंने कहा साधु है, मैं बता रहा हूँ। सुन लीजिए मेहताब जी, सुन लीजिए, कहाँ पर साधु सन्यासियों की एंट्री हुई और क्यों हुई है, क्यों उनको बोलना पड़ रहा है आके? बोलिए राजू दास जी। सुनिए तो सुनिए, अयोध्या की घटना है। मेहताब जी सुन लीजिए, वो कोई उदाहरण बता रहे हैं, कोई केस होगा, आप भी उसका रेफरेंस ले सकते हैं, जानकारी जुटा सकते हैं उसके बारे में। बोले राजू दास, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। अयोध्या की घटना है, अयोध्या की घटना है। अयोध्या में वक्फ की जमीन है और वहां पर मंदिर है, और मंदिर के वक्फ के लोगों ने कहा दिया कि वक्फ की जमीन है। अब देखिए, हम कोर्ट नहीं गए, हमको वक्फ के पास जाना पड़ा है, हमको वक्फ के पास जाना पड़ा। क्या बात? लेकिन राजू दास जी ये भी देखना होगा ना मंदिर कितना पुराना है, ये भी देखना होगा ना मंदिर कितना पुराना है। और वो अगर कह रहे हैं जमीन है उनकी, तो उनके पास उसके कागज है कि नहीं है, वहीं तो प्रूव करना होगा ना दोनों पक्षों को अपनी अपनी दलील। मंदिर 700 वर्ष पुराना है और वक्फ के लोग पढ़ने के लिए नहीं दिया, पढ़ने के लिए नहीं दिया गया। ये हुआ कि ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। अनुराग जी बताइए, अब ऐसे मामलों का क्या करेंगे? तमिलनाडु में 1500-1600 साल पुराना गांव जो वक्फ कह रहा है हमारी जमीन,
अयोध्या में बता रहे 700 साल पुराना मंदिर, कह रहे हैं हमारी जमीन। तो इन मामलों का निपटारा इसी तरह तो होगा ना, सब अपनी अपनी तस्दीक, अपने अपने कागज, अपने अपने तथ्य कहीं तो रखेंगे ना जाकर। अरे सुनिए तो हाँ। एक दो केसों को लेके आप सब परसेप्शन पूरे पे नहीं बना सकते। अब उसकी क्या है पूरा ना आपको पता है ना मुझे पता है पूरी बात। अब एक दो घटना का ऐसे बोल के कि हम पूरी चीज को रुख बदलने के लिए घटना ही काफी होती है। रुख बदलने के लिए, रुख सेट करने के लिए घटना ही काफी होती है। आप शाहबानो केस भूल गए लगता है, शाहबानो केस भूल गए लगता है। उसको नहीं कर सकते हैं। और 2013 में 2014 में जब चुनाव होना था तो दिल्ली की सरकारी 130 संपत्तियों को पंजाब का बताता हूँ, हरियाणा के गंगा, एक एक करके बात उत्तर प्रदेश का बताता हूँ, कितनी चाहिए आपको, एसएन सिंह जी एक सेकंड शांत हो जाइए। दो पैनलिस्ट एक बार में बोलते हैं तो एक की आवाज कटती है। अनुराग जी 20 सेकंड बात खत्म करिए, फिर एसएन सिंह जी जवाब देंगे। शांत हो जाइए एसएन सिंह जी, एक एक करके। हाँ अनुराग जी 20 सेकंड। उनको डिबेट पहली बार आए लगता है, अभी कोई बोलने लगेगा तो बोल नहीं पाएंगे, फिर कहेंगे हमको बोलने। बोलिए बोलिए, समय 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 जा रहा है। सुनिए मजेदार बात है भाई, एसएन सिंह जी निवेदन है मेरा। एसएन सिंह पेपर दिखाइए, आप दिखाइए पेपर जिसकी घटना की बात कर रहे हैं, दिखाइए पेपर क्या है, हम जानना चाहते हैं। सिर्फ ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, तथ्य के साथ बैठिए और तथ्य के साथ बात कीजिए, तब तो समझ में आती है बात। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जमीनों पे कब्जा करना चाहती है, पूरे देश में जमीनों पे रहती है, वो हमेशा जमीनों पे नजर गाड़ी रहती है। मैंने आपको बताया रेलवे की जमीनों को नजर गाड़े हुए हैं, नजूल की जमीनों को नजर गाड़े हुए हैं, डिफेंस की जमीनों को नजर गाड़े हुए हैं। आप बताइए आप वक्फ की जमीन को नजर गाड़े हुए हैं, आपके चाहने से सब कुछ आपका हो जाए ऐसा कानून चाहिए या चाहिए? आप जो चाहते हैं आपका हो जाए, आप जो चाहे आपके कोर्ट में मुकदमा चले और सुनने वाला भी आप ही, शिकायत वाले भी आप ही, जज भी। नहीं, ये व्यवस्था तो दुरुस्त करनी चाहिए ना। आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। संदीप त्रिपाठी जी, ये व्यवस्था आपको सही लगती है कि जिसके खिलाफ मुकदमा है या जिसके खिलाफ शिकायत है, फैसला लेने भी आप उसी से जाएं? ये व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए कि नहीं? आप भूल जाइए मैं वक्त की बात कर रही हूँ, आप भूल जाइए मैं किसकी बात कर रही हूँ। एक ऐसी व्यवस्था जिसके खिलाफ आपको कंप्लेन है, आप उसी में जाएंगे क्या फैसला करवाने अपना? नहीं, इनके लिए छात्र मुद्दा नहीं, इनके अनुराग जी मुद्दा नहीं। अरे वक्त पर बात करिए, दूसरे मुद्दे बीच मत लाइए। संदीप जी के समय में हुआ था, उस पे आज डिबेट हो रहा है क्या? आज मुजफ्फरनगर पे डिबेट हो रहा है क्या? एक मिनट, इधर उधर के विषय मत मिलाइए, इसमें विषय मत मिलाइए, भटकाइए मत टॉपिक को। मैं छोड़ूंगी नहीं वक्त का एक भी सवाल, आप जितने मर्जी इश्यूज घुसा लीजिए इसमें। बोले संदीप जी। कहीं से भी लाओ जमीन, नजूल की लाओ, रेलवे की लाओ, डिफेंस की लाओ। डाउन करिए ऑडियो उनका, डाउन करिए ऑडियो। जिसका नाम लूंगी उसका ऑडियो जाएगा। बोलिए संदीप जी, लास्ट 2 मिनट का वक्त बचा है, 2 भी नहीं 1.5 मिनट है मेरे पास। बोले संदीप जी। संदीप जी आप ही के सहयोगी दल हैं समाजवादी पार्टी, अनुराग भदौरिया जी। नहीं, महंगाई कंट्रोल करने में कर लेते, आप ही को समय दे रही हूँ और आप ही के सहयोगी दल हैं, देख लीजिए आप। आस्था जी वक्फ हो या कोई भी मसला हो, जब आप जो उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वक्फ के निर्णय के खिलाफ आप कहीं जा नहीं सकते, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा था कि अगर महिला को सम्मान आप देने की बात कर रहे हैं तो आप जो है महिलाओं को सम्मान तब नहीं देते हैं कि जब कोई महिला को कोई उसका पति छोड़ देता, उसके लिए कोई कानून नहीं बनाते। और कितने हमारे राजू दास जी हैं, उनकी भी आवाज उठाइए आप, लेकिन वक्फ से मत बचिए। उनकी भी आवाज उठाइए, बिल्कुल हर महिला को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वक्फ से मत बचिए। हाँ, उसके स्ट्रक्चर में अगर महिलाओं का होना सुनिश्चित कराने के लिए कोई संशोधन है तो उससे क्या ऐतराज है? इस पर बोलिए। अयोध्या के महंत है, वो हम मुकदमा किए हैं कि हम लोग उनकी जमीन ले ली है। ये बता रहा हूँ। तो अगर वक्त की संपत्ति किसी मुस्लिम ने ले ली है या किसी ने ले लिया है तो उसको अधिकार है अपनी जमीन बचाने का। तीसरी चीज अरे क्या अनुराग जी, तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि अगर ये बिल इतना अच्छा था तो किरण रिजिजू जी ने इसको जेपीसी में क्यों भेज दिया? इनको क्या सिर्फ वोट के लिए राजनीति करनी थी क्या? इनको बिल लाना नहीं था,
सिर्फ राजनीति करना था। जेपीसी में मिल गया है, इसे लेकर कांग्रेस ही सवाल पूछ रही है। दोनों शांत हो जाइए, ये जेपीसी वाली बात पर जवाब आना चाहिए, जेपीसी वाली बात पर जवाब आना चाहिए, क्योंकि सालों में ये कोई ऐसा बिल है जो बिना पास हुए इस तरह जेपीसी में गया। बोलिए संसिंग जी, समाज के लिए बनना है, कानून समाज के लिए, बोलिए बोलिए, शांत हो जाइए, जेपीसी पर जवाब आने दीजिए, बोलिए संसिंग। तो वो जेपीसी में भी जाता है, क्योंकि विपक्ष भी भारत का हिस्सा है। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि एक असीमित पावर दे दे, हमने कहा कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। 1 मिनट संदीप जी, अनुराग जी, वो कह रहे हैं कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही दुरुस्त किया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो किया है। ये बताइए, पूछते ना आप लोग, बाकी चीजों को देख सकता है, लोकतंत्र का क्या चल रहा है देश में? सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए ना उनकी। लास्ट 30 सेकंड मेरे पास, क्या कर रहे हैं आप लोग? आपका सवाल, आपका भाषण, इसलिए नहीं है शो। और समाज के लिए जब कानून आता है तो समग्रता से सोचना चाहिए, साथ लेकर चलना। हाँ, ये अलग बात है कि वो तुष्टिकरण के लिए विरोध कर रहे हैं। आस्था जी, आप बताइए, इसको वक्त पे हटा देते नहीं है, या जो एक मिनट, वो सही है, कागज का रजिस्ट्रेशन करा, सबके लोग संपत्ति दान। भारत में वक्फ की संपत्ति दुनिया में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है वक्फ की संपत्ति भारत में, पूरी दुनिया की बात की जाए तो। इतना तो मुस्लिम देशों में नहीं है जितना वक्फ के पास संपत्ति है पूरी दुनिया में। और फिर भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमसे मत पूछिए क्यों हमारे स्ट्रक्चर में छेड़खानी कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ है। मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम वही है जो कांग्रेस वाले हैं, जो समाजवादी पार्टी। हम समग्रता की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, संशोधन की बात करते हैं। ऐसा तो नहीं कि अब सुनवाई नहीं होगा, वही सुनवाई अब दोनों लोगों को कागज दिखाना होगा। आप भी दिखाएंगे, पहले भी बहुत सारे चीजों के लिए कलेक्टर के पास जाते हैं, जिले राजस्व का। ठीक है, आप जाइए वहां बताइए। देखिए, टीडीपी और जेडीयू ने इसका समर्थन किया है, आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर। चलिए, समय खत्म हो रहा है मेरे पास। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। तो इस मुद्दे पर जैसे आपने देखा कि किस तरह पैनल पर ही घमासान मच गया, कुछ ऐसा ही लोकसभा में हुआ। जैसे ही वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया गया, वैसे ही पूरा विपक्ष एक सुर में सरकार पर हमलावर हो गया। वक्फ बोर्ड की निरंकुशता और मनमानी के समाधान के लिए लाए गए इस कानून के विरोध में विपक्ष एकजुट होकर हंगामा करता दिखा। एसपी, कांग्रेस, एआईएमआईएम सबसे जुड़े सांसदों ने इसको गैर जरूरी दखलंदाजी और इसे हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करार दिया। लेकिन सरकार ने साफ किया कि बिल के प्रावधानों में किसी का हक छीना नहीं गया, मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिया गया है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।